वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया गया। आज ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल लंगोटे कसे तैयारी करें। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा हाफिज। मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील। मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ होने वाला है। अयाज सादिक डील की अफवाहों की हकीकत क्या है, पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी से, सीनियर तज्जियाकार सलीम साफी से, दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब से और सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी से। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के बाद मुल्क में तहरीक इंसाफ के जवाल और अपोजिशन के उरूज के इम्कानात सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के चेहरे ये बता रहे हैं कि शायद उनके इंतखाबात जो नजर आए हैं उससे शायद उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि आइंदा इलेक्शन जीतने यकीनन मुश्किल ज़रूर होंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन हारने की वजह टिकट्स की गलत तकसीम और महंगाई को करार दे रही है। हमने जब खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या, आज जरा ये भी देखिए। दूसरी वजह महंगाई है। इमरान खान ने इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा वादे किए थे कि मैं आवाम के लिए ये करूँगा। गरीब तबका मायूस हो गया, उसने किसी और को सिलेक्शन किया, इसी वजह से वो बल्दियाती इलेक्शन हार गए। पीटीआई की असल वजह यही थी कि महंगाई थी। गरीब आवाम को खाने पीने की चीज़ें सस्ती चाहिए। उनको चाहिए कि वही ऐसा लीडर आए कि जो उनके लिए ये चीज़ें सस्ती कर सके। पीटीआई की शिकस्त की जो सबसे बड़ी वजह है वो है महंगाई। सब आवाम जो है ना वो रुल रहे हैं महंगाई के हाथों, रो रहे हैं बेचारे, क्या करें। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि उसकी नाअहली है। हम ईमानदारी को क्या करें, अगर वो हुकूमत चला नहीं सकते। महंगाई रोज़ बढ़ रही, डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्यों हुई है? महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। अब ये आवाम का गुस्सा है, लेकिन महंगाई अपनी ही तौर पे कम होगी। जब दुनिया में महंगाई कम होगी, एब्सोल्युटली पाकिस्तान कि हमारा सर्दियों में भी जबकि एनर्जी सेवर और दूसरी चीज़ें हम कोशिश करते हैं बिजली की बचत करने के, 3,500 बिल के साथ 3,500 का FPA आ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? बड़ी वजह जो है वो है हमारे कप्तान साहब का यू टर्न। कप्तान साहब, आपने खुद फरमाया था कि जिस मुल्क में महंगाई हो, करप्शन हो, तो समझ जाओ वहाँ का वज़ीर आज़म चोर है। तो हम तो आपको डायरेक्टली चोर नहीं कह सकते क्योंकि हम आपके सपोर्टर थे, अभी भी है, लेकिन आपको अपनी हुकूमत में क़यादत को बदलना पड़ेगा। लोगों ने साबित किया कि बेरोज़गारी से अवाम बहुत तंग है और पीटीआई की नाअहल हुकूमत से बहुत तंग है। तो हर जगह पे पीटीआई से लोग तंग आके सब ने उसको शिकस्त दी और उसको पता भी चलना चाहिए कि हमारा हुकूमत तो बहुत नाअहल है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आवाज़ आपने सुनी। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 16 जनवरी को होगा, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत जारी कर दी हैं। लेकिन सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपोजिशन को क्या शिकस्त दे सकेगी। यहाँ इस दफ़ा हम फिर वही देखेंगे जो कि पहले हिस्से में हुआ। हम आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके ख्याल में जो दूसरा मरहला है उसमें रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आ जाएंगे पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फरीहा हुकूमतें कब जानी है कब नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, गैब का इल्म। लेकिन 16 जनवरी जो आप कह रही हैं, मेरे ख्याल में इस नतीजे से ज़्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि जिन रीजन में कराया गया है उनमें कंपैरेटिवली पीटीआई का वोट बैंक ज़्यादा होने का दावा किया जा रहा था। वज़ीर आज़म को किसी से खौफ नहीं। खुद इमरान खान से अगर वो आईना देखें तो उन्हें अपने आप से खौफ आएगा। वो खौफ कैसे आएगा? जो उन्होंने अवाम से वादे किए थे। अभी आपके किसी एक ने कहा कि जब बिजली में गैस और चोरी हो तो आपका फलां प्राइम मिनिस्टर का ये होता है। वो जो उन्होंने लोगों को आस उम्मीद दिलाई थी, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे,
इंसाफ होगा। बढ़ती हुई करप्शन, बढ़ती हुई महंगाई, लाकानूनियत, जुल्म, सितम, सेलेक्टेड इंसाफ, बहुत सारी वजूहात बन के एक शिकस्त बनी है। ये शिकस्त किसी एक रीज़न नहीं हो सकती, और मैं इससे इत्तेफाक ही नहीं करता कि गलत टिकटों पे बनेगी। अगर क़यादत मजबूत हो, पार्टी को तंजीमी ज़िले लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूनियन नाज़म पे मजबूत किया जाए तो टिकट हमेशा, कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खंबे जीत जाते थे। इस वजह थी कि लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे एतमाद था, जो कहता है वो करेगा, वो अवामी लीडर था। अब ये ज़्यादातर लीडर और सोशल मीडिया और मीडिया पर आ गई है, इसको अवाम से कट कर दिया गया है। जैसे ही कोई हाकिम वक्त ऐवान इक़्तिदार में जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो डिस्कनेक्ट है ना, वो अवाम से हो जाता है, हक़ाइक़ नहीं जानता। इतनी महंगाई, आज मुझे एक बिल दिया है हमारे कैमरामैन ने, 24 यूनिट जलाए हैं और 2400 रुपया बिल है। उसमें उन्होंने कहा जी फ्यूल पता नहीं सरचार्ज होता है या क्या होता है, फ्यूल वो डाल दिए। अब मुझे बताएं, पिछले साल दिसंबर में मेरे प्रोग्राम के दौरान कैमरामैन ने 290 यूनिट इस्तेमाल किए तो 5000 बिल था। इस दफ़ा 11800 है। इस महंगाई के फैक्टर से जब आपके वज़ीर इत्तलात ये फरमाएँ कि 3 रुपये की गोली मेडिसन 7 रुपये हो गई तो क्या तूफान आ गया, तो उन्हें ये नहीं पता कि गोली 100 रुपये की भी होती है। तो जिस आदमी की इनकम 50,000 है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, 5 बच्चे हैं, तो उसकी ज़िंदगी तो जागते जागते ही दोज़ख हो गई। उसकी तो एक एक लम्हा ज़िंदगी का पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ है। ये हक़ाइक़ इन्हें समझना चाहिए। महंगाई और करप्शन को कंट्रोल ना किया, अपनी लूट मार बंद ना की, तो इसके नताइज मेरी राय में यकीनन हो सकता है कल इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर जाए 16 जनवरी को। इससे खौफनाक, और पंजाब में खुसूसन जब ये आएंगे वो खौफनाक मनाजर शायद खुद वज़ीर आज़म नापसंद फरमाए। सो पंजाब में भी आपको लग रहा है भट्टी साहब के नहीं ज़्यादा अच्छी कामयाबी मिलने जा रही? नहीं, अब मेरा ख्याल है, देखें, अगर मेरी जो इतला है, आपने एक दफ़ा बताया था कि वज़ीर आज़म ने अपनी कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी की वजह से इत्तेहादियों को साथ जलाया, क्योंकि नून लीग और काफ लीग और MQM का विजन इमरान खान का विजन है। शुरू से MQM के ख़िलाफ़ वो अल्ताफ़ हुसैन की फेवर में लंदन भी गए केस करने, काफ लीग को कातल नहीं कहते थे। जब चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो इमरान खान साहब ने अपनी दानिशमंदी, हिकमत अमली से उसे 66 बंदों को 51 किया, जॉइंट सेशन में वोट लिया, एतमाद का वोट लिया। अगर इसी तरह की ताकत रही तो फिर शायद 16 को जीत जाए, मगर अगर सच आया तो वो थोड़ा सा डरावना होगा। सच डरावना होगा। सलीम साफ़ी साहब, आप अक्सर डरावने सच बताते रहते हैं, ज़रा बताएं कि क्या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में? मेरे ख्याल में बुनियादी वजह तो महंगाई, बेरोजगारी और हर फ्रंट पे वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नाकामी है। और फिर सूबे में एक इजाफी चीज़ ये ऐड हो गई थी कि वहाँ पे PTI पिछले 8 साल से हुकूमत कर रही है और किसी भी फ्रंट पे वो डिलीवर नहीं कर सकी है। और आवाम सिर्फ ये नहीं कि मायूस हो गई है, बल्कि वो गुस्से में भी हैं। और JUI को वोट इस बुनियाद पे मिला है कि JUI ही ने इस दौरान तसलसल के साथ और डट के मुखालफत की। तो मेरे ख्याल में JUI को ना तो तालिबानाइजेशन की वजह से मिली है, ना अफगानिस्तान की वजह से, बल्कि जो गुस्सा PTI ने पे लोगों ने उतारना था उसमें उनको, चूँकि उनका नंबर 1 हरीफ JUI और मौलाना नज़र आ रहे थे, इसलिए लोग उस तरफ चले गए। सो जनरल साहब, ये एक और बड़ा अहम नुक्ता है इसका कि PTI को तो जो भी नतीजा निकला है 8 साल के बाद, अगर लोगों को लग रहा है कि वो उनका ऑल्टरनेट नहीं है, वो उनका मेन पार्टी नहीं है, मगर मुतबादिल JUIF क्यों है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं PTI को इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि ये इलेक्शन जो है इसमें पहला मौका है कि उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगाए बगैर अपनी शिकस्त कबूल की और अपने अंदर वो झांक रहे हैं कि उनके गलतियां क्या थी, उन्होंने क्या खराब किया। ठीक। वरना मौलाना से लेके आप जिस मर्जी पॉलिटिशियन तक देख लें, जैसे वो हारता है इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से वो इल्जाम तराशी शुरू कर देता है। आप देख ली, अभी भी
वो बिलावल जरदारी जो है उसने वहां से कहा है जी कि रैगिंग की है। तो बात ये है कि पहली चीज तो ये है कि मोरालिटी भी थोड़ी बहुत प्रिवेल करनी चाहिए। खराबियां खामियां बहुत हैं इनकी, बहुत सारी कमजोरियां हैं। अभी सलीम साहब भी बात कर रहे थे, असल चीज डिलीवरेंस है। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, महंगाई बहुत बड़ा रीजन, लेकिन अगर ये कोई सोचता है कि अगले कोई और आके महंगाई खत्म कर देगा तो वो भी खाम ख्याली। महंगाई नहीं खत्म होती। महंगाई जब एक दफा ऊपर चले जाता मामला, फिर ये नीचे नहीं आता। ये नेशनल कैरेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है जी। आप देख लीजिए कि रमजान का महीना आता है, उससे 4 दिन पहले ठीक ठाक होता है काम, लेकिन रमजान में आते ही 6 गुना ऊपर हो जाती, कीमतें क्यों हो जाती? तो कौम का एक अपना कैरेक्टर भी है ना, तो ये नीचे नहीं आएंगी। लेकिन खराबियां इसकी मकदम शनासी नहीं। लीडर्स जो महमूद खान ले लें, बुजदार ले लें, आजाद कश्मीर में जिसको लगाया, कोई ऐसा बंदा नहीं जो किसी को इंस्पायर कर सकता हो। कोई ऐसा बंदा नहीं जो 2-4 साल में अपने लिए कुछ फॉलोइंग पैदा कर सकता हो। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी रीच हो पब्लिक में कि जाके उनको कंसोल कर सकता हो। जब इंस्पायर ही नहीं करते तो उन्हें क्या करते? मर्दम शनासी का तो इतना जनाजा निकला है इनके यहाँ कि आप सोच ही नहीं सकते। तो नतीजा ये है कि जब आप ऐसे लोग लेंगे, वो आगे भी इसी तरह के रखेंगे, तो डिलीवरेंस कहां से आएगी? तो ये बिल्कुल इन्होंने अपना आप को खुद बर्बाद किया है, सिर्फ ये कह देने से कि फलां ईमानदार है, बाकी लोगों के पेट नहीं भरते। उनके लिए और बहुत सारे इश्यूज हैं, उनमें रीच आउट करना चाहिए। फिर आपके गवर्नेंस के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी चीज आप देखिए, पंजाब में कितने इन्होंने बदले, चीफ सेक्रेटरी भी और आईजीज भी। एक टीम कैप्टन बदल देते तो शायद बाकी के सारे ठीक हो जाए, नीचे कोई जरूरत ही ना पड़ती आपको किसी को बदलने। लेकिन वो रखा हुआ कहां साहब ने वहां। हमारी बात अभी जा रही है, लेकिन ब्रेक का वी विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक। काफ़ी फ्रंट्स पे लग रहा है कि बहुत सारे फैसले शायद पहले करने चाहिए थे, अब ऑलमोस्ट लगता है कि थोड़ी देर हो गई है। बट साथ ही साथ जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट्स आ रहे थे, एक बड़ी अहम स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रही थी। चंद दिन कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने स्टैब्लिशमेंट की जानिब से फार्मूला मांगे जाने का बयान दिया। काफ़ी शोर गुगा हुआ, पहले देखिए उन्होंने कहा क्या। कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना कर उनका तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल करो छुट्टी, फिर करो उनसे बात, फिर करें सकती है, संभालती रही है। और जब भी मुसीबत आई है पाकिस्तान पे, तो हमेशा अपनी कुछ पार्टी ने संभाला है। भट्टी साहब, ये जो खाली जरदारी साहब का बयान ही आया, अगर जिसके बाद फिर वो स्टोरी भी आई है अंसार अब्बासी साहब की, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि नून लीग की डील की खबरों की भी साथ ही साथ बातचीत हो रही थी हर तरफ। इस्लामाबाद में भी आप तक भी पहुंची होंगी। सो ये एकदम से डील की खबरें क्यों आना शुरू हो गई? किसकी डील हुई है? देखें, एक तो फरीहा मुझे आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ पा रही और मैं सुन भी नहीं पा रहा। जो पहले काबिल एहतराम मेहमान थे उनकी भी कोई बात नहीं सुन पा रहा। देखें, मैं डील किसके साथ हुई? ताकतवर हलकों से। ताकतवर हलके अब कई हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ बात मेरी इतला के मुताबिक, बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर की खबर है, चल रही है, काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। इसका नतीजा क्या निकलता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये कड़वा सच है कि मरियम नवाज़ साहबा 2 मुतालबे माजी में हमेशा करती थी, अब 3 मुतालबे, माफ़ी चाहता हूँ, करती थी, अब 1 मुतालबे से वो पीछे हट गई हैं। तो इतलात ये है कि शहबाज शरीफ साहब की ये मामला खासी हद तक तय हो चुके हैं। इसीलिए अब इमरान खान साहब सिर्फ एक शख्स से डरते हैं जिनका नाम शहबाज है, क्योंकि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ नाहल है अदालतों से, नाहल सजा याफ्ता मुजरम। एक तो होता है मुल्ज़म, एक होता है मुजरम सजा याफ्ता। वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते तावक्ता कि उन्हें अदालतें क्लियर ना करे। तो शहबाज शरीफ क्योंकि वो अपोजिशन लीडर भी है, MNA भी है, कानूनी तौर पे उनको कोई रुकावट नहीं। उनका ख्याल है कि मेरा मुतबादल ये हो सकता है। इसीलिए जो नैब बेनामी अकाउंट था, अब नैब के साथ साथ FIA को भी मुतरक किया गया है। कहा जाता है कि FIA डायरेक्ट कोई PM हाउस में कोई एक अफसर है वो चलाता है ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है उस बात में खासी सदाकत है कि शहबाज शरीफ के मुदाखरत बहुत अच्छे जा रहे हैं और मुलाकातों में भी खासे मामला तय हो चुके हैं।
राइट। सो जनरल साहब, ये तो हमने सुना था कि इस्टेब्लिशमेंट अब नहीं हिस्सा लेगी, कोई बातचीत नहीं होगी, वो साइड पे रहेंगे। ये डील की खबरें कहाँ से आ रही हैं फिर जनरल साहब? मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान के साथ डील हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि वो इलेक्शन जीते हैं वहां। राइट। तो आप सोचिए कि अगर कोई इलेक्शन जीत ले तो एस्टेब्लिशमेंट उसका क्या कर सकती है? बड़ी गहरी बात की आपने ये। अगर आपकी अदालतें, अगर आपका नैब, आपके महकमे रोजाना एक मेगा करप्शन केस खोल रहे हैं और 3 साल में सजा न दे सकें, तो इसमें किसी का क्या कसूर? ये डील है। बात यह है कि हमारा मीडिया बहुत अरसे से इस चीज पे चल रहा है और हर दफा झूठा साबित हो जाए। अब बड़ा वजाहत से ये GHQ सोर्सेज ने उनको कहा है कि डील की बातें या ये कि फलां के साथ बात हो गई, फलां का ये, उन्होंने हर तरह के जो इल्जाम आते हैं उन्होंने सबका कहा कि जी हमें अगर कोई किसी ने ये कहा है वो नाम दे दे फलां का कि हाँ जी ऐसे। जरदारी साहब को भी उन्होंने चैलेंज किया है कि जरदारी साहब को जिसने फार्मूला मांगा है वो जरदारी साहब उसका नाम दे दे कि जी फलां ने मुझसे फार्मूला मांगा। असल चीज ये है कि आवाम पागल है, बिल्कुल इस मामले में जहालत है। जिस आदमी ने अपनी पार्टी को सुकेड़ के सिंध में फंसा दिया और सिंध के भी वो देहाती इलाकों में ले गया, उससे जाके फार्मूला पूछेगा कोई? इससे बड़ी तो हमाकत हो ही नहीं सकती कि जिसने एक चलती पार्टी ठीक ठाक जो फेडरेशन की अलामत समझी जाती थी उसको उसने धकेल दिया सिर्फ सिंध में, और वो भी देहाती इलाकों में। उस पार्टी का नाम नहीं लेने वाला कोई पंजाब में और ना ही उधर KPK में। तो जिस पार्टी का हशर ये हो चुका हुआ है उससे जाके फार्मूला को मांगेगा, फार्मूला वो देगा तबाही का। राइट। सो भट्टी साहब, जनरल साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल झूठी खबरें हैं, मीडिया फैलाता है, फिर मीडिया झूठा साबित हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब जब जेल में गए, जब इनको इन्होंने नैब ने रखा, रोजाना एक खबर होती थी जो एक ताकतवर पर्सनैलिटी वहां जाके मिल के आए। बातें हुई भी तो, मियां साहब लंदन पहुंच गए और भी काम हुए, चीजें हुई भी तो। मेरी बात सुनिए, मियां साहब लंदन पहुंचे अदालत की मेहरबानी से, वरना अदालत से जब 7 अरब रुपए का बॉन्ड मांगा था, हुकूमत ने कहा था कि जी हमारी ये कंडीशन है, तो क्यों नहीं उन्होंने किया? राइट। सो भट्टी साहब, आपका क्या कमेंट है? वो कह रहे हैं कि देखें गलत बात है, बार बार डील की बातें मत किया करें। अच्छा, फरीहा मोहतरम शुएब साहब का राइट है, क्या अदारे इंटरफेरेंस नहीं करते रहे? इस हकीकत से अगर कोई इनकार करता है तो उसका हक है। बीइंग ए रिपोर्टर मुझे पता है नवाज शरीफ को मुशर्रफ साहब के दौर में गिरफ्तार किया गया, सज़ा कैसे हुई, किसने डील किया, वो तो हमारे पास वो भी सबूत नहीं है। रातों रात जहाज़ आया, एक मुजरम को सऊदी अरब ले गया। अब प्लेटलेट्स उनके बिल्कुल ठीक थे, डॉक्टरों में से 22 का 18 से मैं मिला, उन्हें किसी को पता ही नहीं था कि हम प्लेटलेट्स कब कम हो रहे हैं, कब ज़्यादा हो रहे हैं। अगर लोग ये बात भी नहीं कहते कि यार कोई इंटरफेरेंस होती नहीं, सिर्फ इलेक्शन फेयर होते हैं, तो फिर मैं क्या राय दूं सलीम साबी साहब से ले, इतने दिला दलीरी से मुझसे तो इसको डिफेंड नहीं किया जाएगा, मैं कमजोर आदमी हूं। दो मुख्तलिफ हालात है। मुशर्रफ उस वक्त हुक्मरान था, वो हर चीज कर सकता था। आज फौज हुक्मरान नहीं है, आज एक सिविल निजाम मौजूद है वहां पे। अच्छा। और प्लेटलेट है, जो कुछ भी है वो सारा सिविल के अदारों में हुआ, फौज के अदारे में नहीं हुआ। अच्छा, तो अच्छा, इसका मतलब है, अगर मुझे जनरल साहब मेरी रहनुमाई फरमा दे, इसका मतलब है 18 में या कभी भी तो कोई भी सियासतदान ताकतवर हल्कों से नहीं कोई मामला तय होते, ये सारी बेसलेस गुफ्ता, मीडिया बड़ा झूठा है, हम सब ये झूठ बोलते हैं, इसका मतलब है ये बात सच है? फिर ये अगर मैंने किया होता तो 2/3 मेजॉरिटी लेके देते। ये जिल्लत उनके मुंह लगाते जहां वो टके टके की पार्टियों को हाथ जोड़ते फिरते हैं। आप भी तो कुछ सोच समझ का, सूझबूझ का जवाब दें ना सर, साथ दें कि ये काम करके देते हैं उनको। अभी मैं आपको जवाब देता हूं, आपने जरदारी का कहा एक शहर तक महदूद हो गई, एक डिक्टेटर मुशर्रफ ने पार्टी बनाई थी, वो कहां है? वो सुना बड़ी पॉपुलर है। नहीं पॉपुलर क्या, वो भी इसी तरह हुई। मैंने कब कहा कि मुशर्रफ ने को बड़ा अच्छा काम कर दिया था? आप मुशर्रफ को ले आए, उसमें उसका नाम ही नहीं, उसका किस्सा कोई नहीं इसमें। लेकिन मुशर्रफ साहब भी गए थे। अगर जनरल साहब आप नाराज हो जाते हैं, वो एक सियासी पार्टी के सरबराह थे, मैंने इसलिए अर्ज किया है। वो केबला तो पार्टियां सारी, अच्छा आप देख लीजिए, जो कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनी थी वो किधर गई?
जितनी पार्टियां आप ताकत के जोर पे बनाते वो गायब हो जाती हैं। कन्वेंशन लीग का कोई नामो निशान नहीं रहा, क्यू लीग का भी नहीं रहा। अच्छा, ये तो एक नून जुनेजो लीग किसने बनाई थी? हमारी रहनुमाई कर दे, मुझे नहीं पता सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सीखता हूँ हमेशा सीनियर लोगों से। जुनेजो लीग किसने बनाई थी? 85 के इलेक्शन किसने कराए थे? बात यह है कि आप इस पे गौर करें कि आपकी सियासत में फसली बटेरे मौजूद हैं। जब नून लीग ने पिछला इलेक्शन जीता, 72 आदमी, 72 वो थे जो परवेज मुशर्रफ के साथ थे। लोग देखते हैं हवा का रुख, वो छोड़ के उधर चले जाते हैं। 72, राइट, एक नहीं 72 आदमी। और जिस आदमी ने बनाया था उस पे जो जिसने इमरजेंसी का बनाया था केस, मुशर्रफ का लॉ मिनिस्टर था, वो फिर जाके उसका लॉ मिनिस्टर हो गया नवाज शरीफ का। हवा का मसला है भट्टी साहब, हवा चलती है। ये तो बिकाऊ माल हर तरफ। ये बात ठीक कह रहे हैं जनरल साहब, ये बात शुएब साहब ठीक फरमा रहे हैं। अब भी जो हुकूमत में है, इमरान खान साहब ने भी नवाज शरीफ के मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत की थी। अब भी इस पार्टी में भी ज़ियाउल हक साहब के भी तर्जमान है, नून लीग के भी है, पीपल्स पार्टी के भी है। ये ठीक कह रहे हैं, मैं तो इस बात से इनकार ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या सियासत में इंटरफेरेंस होती है कि नहीं? अगर नहीं होती तो हमें क्या जरूरत है ये कहने की? हम क्यों बिला बहस करें? भट्टी साहब मैं बताऊं, अगर 72 आदमी बगैर किसी के कहने के नवाज शरीफ के साथ मिल सकते हैं, तो बगैर किसी कहने के हवा का रुख देख के इमरान के साथ क्यों नहीं मिल सकते? 72 जो मुशर्रफ के साथ थे। ठीक कह रहे हैं, आपने कोई उंगली नहीं उठाई उस वक्त के जनाब। पंजाब के, अच्छा मैं शुएब साहब देखे, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। जनूबी पंजाब के लोग इमरान खान से अपनी मर्जी से मिल गए अवाम के मजबूर करने पर 2018 के इलेक्शन में। सिर्फ हमारी रहनुमाई फरमा दे, मैं सीख रहा हूँ। उन्होंने अपना फायदा देखा कि इधर शायद हवा का रुख है, लोग जी। असल चीज क्या है भट्टी साहब, 3 दफा जिन पार्टियों ने हुकूमत की, लोग उनसे तंग थे, एक ऑप्शन अगली नजर आई, लोगों ने दे दिया। मैं कराची में था, मैंने बैंकर, आप देखिए कराची में कितनी सीटें मिली इनको। मैं कराची में था, बैंकर्स की एक मीटिंग थी, मैं अटेंड कर रहा था। मुझे लोगों ने कहा कि हम इमरान खान को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये हो सकता है ये भी डिलीवर ना करे, लेकिन ये भी तो हमारी हमाकत है कि जिन्होंने 3 दफा टर्न लिया हम उनको दे दें। क्यों दें हम उनको? तो लोग जो समझ बूझ थोड़ी बहुत रखते हैं, वो जिन्होंने 3 दफा करके अब 4थी दफा सिंध में क्या कर दिया उन्होंने, मुझे बताइए। वो रूरल सिंध में जाके वोट ले लेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने खुद ही फरमाया कि लोगों ने 3 दफा वोट दिए, फिर इमरान खान को नहीं दिए, फिर पीपल्स पार्टी को क्यों दे दिए? आपने तो अपनी बात की नफी कर दी। चौथी दफा भी उसको पीपल्स पार्टी पे मिल गई। पीपल पार्टी इलेक्शन सिंध में सिर्फ जीतती है वडेरों की सिर पे, बाहर क्यों नहीं जीत रही? आप मुझे बताएं, मैंने नफी की है। आप पंजाब में जीत के दिखा दें। जनरल साहब, इस दफा भी फिर लोग हवा का रुख देकर ही जाएंगे। आप कह रहे हैं कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, तो डील की ऐसी बातें हो रही हैं। ये वतीरा बन गया है हमारे जर्नलिस्ट का, ये रोटी चलाते इसी पे। अभी मुझे अफसोस होता है ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, खुद आपके पॉलिटिशियंस ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मारा है और जरदारी के मुंह पे मारा। भाई जरदारी कौन सा को प्रॉफिट आ गया यहाँ पे? उसके मुंह पे कहा कि भाई नाम लो किसका। तुम्हें अगर किसी ने कहा तो नाम लो, तो कोई चैलेंज किया उस आदमी को, नाम क्यों नहीं ले देता? वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो भट्टी साहब क्लियर डिनायल है, वो कह रहे हैं कोई भी नहीं है। आप इस पे अपना कमेंट दे दें, फिर मैं जा रही हूँ साफी साहब की तरफ। देखें, मेरी एक गुजारिश है, हम जरदारी साहब से तो वाकई उनको नाम लेना चाहिए, लेकिन जो राब्ते करते हैं, क्या टेलीफोन नहीं जाते? अगर वो खुद नहीं मानते टेलीफोन करने वाले, तो मुझे बताएं फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इस मुल्क के डाडे दी सत्ती भी सोवे ते माड़े दी सो भी सत्ती है। फरीहा बड़ी बदकिस्मती है। अगर मैं किसी को खुद फोन करके कह रहा हूँ कि ये इसको वोट दे, इसको ना दे, इसके इत्मीनान पे वोट जा, और मैं नहीं मान रहा और मैं दूसरों को कह रहा हूँ तू नाम बता, तो मुझे में इतनी ताकत आ जाए। चलो हम तो बुज़दिल हैं, सहाफ़ी हैं, हम गलत बात करते हैं, जो ताकतवर लोग हैं वो तस्लीम कर लें। अगर वो कहते हैं, अगर वो कहते ही नहीं है, तो फिर तो फड्डा ही खत्म हो गया। सियासतदान नाम ले ले, सियासतदान नाम ले ले कि जनाब फलां ने मुझे टेलीफोन किया। सियासतदान नाम लेके बताएं, ठीक है। सो इस वक्त ना नून लीग से ना पीपल्स पार्टी से किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। जनरल साहब, टेलीफोन में कोई पिस्टल रखी होती है जो उसको गोली लग जाएगी, नहीं करेगा तो कौन सा खा जाएगा उसको? कोई मिसाल के तौर पे मैं टेलीफोन कर दूं तो वो मुझे बार कहता फिर जी मुझे टेलीफोन आया, तो मैं कौन हूं? अगर मैं कर भी तो तेरे ऊपर कौन सी पाबंदी आ गई कि जरूर मुझे टेलीफोन दो, ये किसी और को आप वोट दो?
ये ड्रामे हैं बिल्कुल। मैं समझता हूँ इससे हमने अपने मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया ऐसी फजूलियात से। जी भट्टी साहब, देखिए, मुल्क का दफा अवाम इस मुल्क की फ़ौज से ज़्यादा इस मुल्क से प्यार करती है और फ़ौज से करती है। अब एक आदमी के कहने पे कोई गद्दार और मुहिब वतन तो नहीं ना होगा, ये तो अल्लाह को फैसला करने दें। ये NOC बांटना हमें छोड़ देना चाहिए। मुझे मुल्क अपनी जान से अजीज है, ये फौज अपनी जान से दी है, लेकिन अगर कोई सियासी इंटरफेरेंस हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। बीइंग ए पाकिस्तानी ये मेरा राइट है सवाल उठाना। अगर कोई इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको फोन करके डराऊं और मैं उसको पूछूं जो नाम ले रहा है भाई तू नाम ले। अगर ये नहीं होता तो अच्छी बात है, सलीम साफी साहब से पूछ लें। अगर वो भी सेकंड करते हैं तो मुझे क्या जरूरत है बिला वजह बहस करने की। अगर ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पाकिस्तान में कभी इंटरफेरेंस हुई नहीं आज तक, तो फिर तो बात ही बड़ी अच्छी है। फिर तो हमें खुशी बनानी चाहिए कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जिसमें हर बंदा अपना इंडिपेंडेंट फैसला कर रहा है। भट्टी साहब ने इतने वसूख के साथ ये फतवा सादर किया कि मुझे लगा कि शायद ये आई विटनेस है उस चीज के, तभी मैंने पूछना शुरू किया। अगर कोई शख्स नाम नहीं, मैंने क्या फतवा किया जवाब साहब, आप कोई जनरल साहब आप लड़ के आप किसी से नाराज होकर तो नहीं आए? नहीं, मैं नाराज नहीं। फतवा किया, मैंने कहा अगर ताकतवर हलकों से राब्ते होते हैं तो नहीं होने चाहिए। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, आपने कहा शहबाज शरीफ के साथ नहीं आ रहा, कभी आप मुझे पे फतवा लगा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता। आपने कहा कि बातचीत हो रही है, मैं कह रहा हूँ अब भी हो रही है। मैंने कहा मैंने किसका नाम लिया बताए? राइट, आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ लिया। मैं क्या उनकी बातचीत हो रही है ताकतवर हलकों से, अब भी कह रहा हूँ। Right, so if you allow me, let me go to Saleem Safi साहब। If you allow me, सलीम साफी साहब, डील की खबरें चल रही हैं, आसिफ ज़रदारी साहब भी ये कह रहे हैं, अभी जनरल साहब कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? नहीं, वो जिसको डील कहते हैं रियायतें, और वो तो जरदारी साहब और उनकी पार्टी को बहुत पहले से मिली हुई है। मसलन वो फार्मूलों की बात करते हैं तो चेयरमैन सेनेट के फार्मूले में वो शरीक थे बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में। माफी चाहूंगा सलीम साहब जी और फरीहा जी, सलीम साफी साहब से मैं नहायत अदब से माफी चाहूंगा। सिर्फ मेरी रहनुमाई कर दे कि आप पाकिस्तान की सियासत में कहीं से इंटरफेरेंस होती है कि नहीं, ताकि मैं अपनी गलतफहमी आई थिंक इसके ऊपर जो सारे लोग ये बात कर वो कह रहे हैं पहले से चल रही है। भट्टी साहब वो कह रहे हैं अभी की तो बात ही नहीं है, ये तो शुरू से हमको डील मिली हुई है। जनरल साहब वो भी यही कह रहे हैं। फरीहा मैं एक वजाहत दे जी, केसेस उनके हल्के हो गए, आसानियां मिलना शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी में अभी आखिरी जो शख्स थे वो भी बाहर आ गए जेल से। कोई आसानियां नहीं, सिंध में आप पकड़ ही नहीं सकते किसी को, आप उसको आसानियां कहेंगे? अदालत मांगे कि जी नवाज शरीफ में जाना 48 घंटे की जिंदगी की जमानत दें, आसानियां हैं? आप ये देख लें कि उदैर बलोच रोजाना एक केस में बरी हो रहा है, ये आसानी है? भाई वहां वो बैठे हैं, आप सोचिए करप्ट माफिया, आप असल मुसीबत की तरफ आ नहीं रहे। करप्ट माफिया आज रियासत से ज्यादा मजबूत है, जो जी चाहे करवा दे। राइट, सो माफिया बंदे खरीद रहे, पैसा इतना ज्यादा इन लोगों के पास। एक शादी हुई अभी, उसमें आपने देखा होगा कि क्या पैसे की रेल पेल थी। राइट, सो पता नहीं किधर टकरे मार रहे हैं। असल चीज ये है, ये कमाई इतनी ज्यादा कर चुके हुए हैं कि आज कोई बंदा महफूज नहीं। राइट, सिंध में आप कोई मुकदमा ले जाएं, अगर इजाजत दें, अगर चोरी हो चुके हैं, यूनुस गिलानी का केस, परवेज अशरफ का केस, ये एस्टेब्लिशमेंट ले गई है। बट जनरल साहब ये तमाम बातें भी सिर्फ मीडिया नहीं कर रहे ना, मीडिया तो सिर्फ रिपोर्ट करता है। अभी आप सुन रहे हैं आज सादिक साहब ने जो कहा, सुन ले सर। मीडिया में फेक न्यूज नहीं है, ये फेक न्यूज मैंने चलाई, मीडिया में नहीं है फेक न्यूज। सर तो फिर रिबट कर देना, फिर आके रिबट कर दें कि ये गलत खबर है। बिल्कुल, लेट्स लिसन टू सादिक साहब। मैं वहाँ लंदन पहुँचा और मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल, वो करने दें इनको कि कौन सी लिस्ट लेके गया था कौन सी नहीं, मगर हर चीज पे बात हुई है। अब किस पे कितनी हुई ये इनको सोचने दें, मगर ये है कि घबराहट जरूर है। और मैं अगले महीने फिर जाऊंगा, अगर मैं ना जा सका तो कहेंगे लिस्ट तैयार नहीं हुई, अगर मैं चला गया तो कहेंगे कुछ होने वाला है। मेरी बाछें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है।
सो भट्टी साहब फर्स्ट ये खुद ये खबरें तो दी जाती हैं कि हम खुश हैं, हमारी बातें खिली हैं, कुछ ना कुछ होने वाला है, तो ये फिर क्या है? सलीम साफी साहब से पूछे। देखिए मैं जिस बात पे कायम हूँ कि डील होती है, डील होती है, डील होती है, डील होती है, मेरी जितनी साफत में मैंने सुना है मैं वो अर्ज कर रहा हूँ। मजीद सलीम साफी साहब को बहुत कम टाइम मिला है, मेरा ख्याल है मेरा टाइम भी उन्हें दे दो। राइट, सो साफी साहब डील की बात हो रही है, नून लीग की भी कोई डील की खबरें आपके पास भी हैं? रास्ते तो हर वक्त जारी रहते हैं और ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी अहमियत इसलिए साबित कर दी है कि पंजाब में उसका वोट बैंक ख़त्म नहीं हो सका बल्कि बढ़ गया है। लेकिन ये कि उसकी शक्ल क्या होगी सरेदस्त मुझे लगता है कि बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। राइट, मुजीबुर रहमान शामी साहब से भी ये सवाल है, हमने उनसे पूछा था ये कि डील की खबरें हर वक्त फैल रही हैं, शामी साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है और ना इस वक्त कोई डील का कोई मौका है ना महल है। अभी तो बल्दियाती इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, KPK में हुए हैं, फिर पंजाब में होंगे, उसके बाद कौमी इंतखाबात जो हैं उनकी आमद होगी। मेरे ख्याल अब तो मामला जो है इंतखाब के मैदान में तय होगा। इस वक्त इस तरह की बातें जो है वो दिल के बहलाने के लिए तो अच्छी हैं, अगर मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो हैं अपने आप को बहलावा देना चाहते हैं या अपने आप को खिलौने देना चाहते हैं तो देते रहें, लेकिन कोई आसार ऐसे नहीं है, ना मैंने कोई सुनगुन ऐसी की है। सर शामी साहब ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार पे बड़ी इस वक्त बहस हो रही है, क्या शहबाज के उनके प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार? देखिए इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। मोहतरमा कल जो है मरियम उनके खिलाफ भी फैसला आ चुका है, जब तक उनकी अपील मंजूर नहीं होती वो भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब भी मैदान में हैं, जो मुस्लिम लीग के सदर भी हैं। अगर उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो गई, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, कोई फैसला उनके खिलाफ आ गया तो और बात है, वरना तो यही मालूम होता है कि वही पार्टी की जो कैंपेन है उसको लीड करेंगे और वही जो है पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी होंगे। सो क्या प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे, हुकूमत के टाइम पूरा होगा? इस वक्त तो वोट की ताकत जो है वो अपने आप को मनवा रही है, उससे PDM को भी एक नया हौसला मिला है, JUI ने काफी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो अगर इस वक्त कोई ऐसा हंगामा उठता है कि जिससे कोई यानी जो जमहूरी अमल है उसमें खलल पड़ने का खदशा पैदा होता है या कोई हुकूमत जो है उसके साथ कोई ताल्लुकात कार बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। अभी तो इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए और इलेक्शन के जरिए ही तब्दीली आनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पे हम फिर एग्री कर लेते हैं जनरल साहब कि इलेक्शन ही की तरफ आप चलेंगे सब। शुक्रिया। एक चीज मैं अपने सारे दोनों साथियों से बात पूछना चाहता हूँ। देखिए अभी हुए ज़िमनी इलेक्शन और नून लीग ने तकरीबन स्वीप किया उसमें जी। अब वो अगर जनरल इलेक्शन वो इसी तरह स्वीप करे तो आप इसको डील कहेंगे? मुझे मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूं कि आपके सामने चीजें अनफोल्ड कर रही हैं। इलेक्शन जीत रहा है कोई, हम अगर वहां पे कराची में शराब की बोतल अगले दिन शहद की बोतल बन जाए तो वो डील है। अगर शर्जील मेमन जेल में होने की बजाय अस्पताल में बैठा रहे और रात रोजाना अपने घर जाके सोए और सुबह फिर एम्बुलेंस अस्पताल में उसको ले आए तो ये डील है। ये वो करप्ट माफिया है जिसकी हाथों में सब कुछ है, उनकी उंगलियों पे नाच रहा है सारा पाकिस्तान। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम अपनी कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या सराइयों पे काम चला रहे। राइट, आई थिंक अगर जाएंगे तो आपको समझ लगेगी कि आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है। राइट, काफी